नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बुक में इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को मरुस्थल के पहले के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। जो विद्यार्थी उस वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को मरुस्थल और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। मरुस्थल के टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र में है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार मरुस्थल कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो किस राज्य में है? वो है राजस्थान। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। तो भारत के राजस्थान राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा स्थित है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो भारत के उत्तर पश्चिम तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान। ठीक। आगे है, विश्व में सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात। विश्व के बड़े और खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर एवं पूर्व में स्थित है। कच्छ का रण लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कच्छ का रण समुद्र का ही एक सकरा अंग है, जो भूकंप के कारण संभवतः अपने मौलिक तल से ऊपर उभर आया है और परिणाम स्वरूप समुद्र से पृथक हो गया है। आगे देखते हैं, इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में थार मरुस्थल नहीं है। थार मरुस्थल भारत के पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला हुआ है। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका जो टॉपिक हो जाएगा, इसमें है झील जलप्रपात। इसमें पहला क्वेश्चन, कोलोरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलोरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलोरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात 19 अगस्त 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। आगे देखते हैं, तो भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? लोनार। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एक झील लोनार है। यह झील खारे पानी की झील है, जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील का निर्माण उल्का पिंड के टक्कर से प्लेटोस्टोसीन काल में हुआ थी, जो 1.85 किलोमीटर के व्यास और 500 फीट गहराई के साथ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भी है। यह इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है, जो उल्कापात के प्रभाव से बुलढाना जिले में बनी थी? तो कौन सा झील हो जाएगा आपका? लोनार झील। कौन सा झील हो जाएगा? लोनार झील। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो आपका महानदी डेल्टा में स्थित है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। यह झील उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा पे अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है। आगे देखते हैं दोस्तों, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? चिल्का झील वो आपके राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियां राजहंस को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ यह पौधों और जानवरों को कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। वर्ष 1981 में इस झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल 10 हैं।
पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो हो जाएगा लोकटक झील। कौन सा झील हो जाएगा? लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फूमडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फूमडिस कहते हैं। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। इस झील की उत्पादकता और जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसको। आगे देखते हैं, कोलोरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलोरू झील जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह झील देश के एक मीठे पानी की झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। 1999 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे वन्य जीव अभ्यारण्य माना गया। नवंबर 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर सम्मेलन के तहत इसे आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया। कोलोरू में अटा पका पक्षी अभ्यारण्य है जो प्रवासी पक्षियों सारस और ग्रे पेलिकल का अकेला सुरक्षित प्रजनन स्थल केंद्र बन गया। अगला, सोमोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमोगो झील जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सोमोगो झील या चंगू झील भारत के सिक्किम राज्य के पूर्वी सिक्किम जिले में 3780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है। इस झील का पानी पास के हिमानियों से आता है। पास के हिमानियों से आता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है वो कौन सी हो जाएगी? वुलर झील। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वुलर झील भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। उड़ीसा की चिल्का झील भारत और एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे लैगून झील है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील आपके राजस्थान में स्थित है। तो सांभर झील भारत में स्थित राजस्थान राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। वर्ष 1990 में इसे रामसर साइट के तहत आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया। यह झील देश में नमक उत्पादन का बड़ा स्रोत है। यह देश की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी? सांभर झील। भारत में सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जो है उड़ीसा की चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप एवं प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन स्थल है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह झील पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जहाँ जिसमें तैरते हुए द्वीप। इस झील में जली घास तैरते हुए रहते हैं जिसे फुमड़ी कहा जाता है। क्या कहता है? फुमड़ी। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी राकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो कौन सा अब जलप्रपात हो आपका? जोग या गरसोप्पा जिसे कहते हैं। तो जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह अरब सागर के मुहाने पे स्थित है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यह शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा रानी राकेट और रोरर से मिलकर बना है। चौड़ाई की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला, डल झील जो है भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू और श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित राज्य में स्थित है। एक प्रसिद्ध झील है। यह झील 3 दिशाओं में पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह समुद्र जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आगे देखते हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा लोकटक झील हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थित है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है जिसे फुमडी कहा जाता है। इसी झील में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबल लामजाओ स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील जो है आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है। स्कंद पुराण में इसे ऋषि सरोवर भी कहा गया है। झील के चारों ओर केवल दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे पहाड़ हैं। इस झील की लंबाई जो है 1500 मीटर और चौड़ाई जो है 445 मीटर है। गहराई जो है 30 मीटर है। उमियन झील, जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है, में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। तो उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित एक जलाशय है, जिसे बारापानी झील भी कहा जाता है। यह मानव निर्मित झील है। यह कृत्रिम झील दक्षिणी खासी पर्वतों से आने वाली उमियान नदी के जल को रोककर निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पे पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला है, झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। तो कौन सी झील है? वह आपका वुलर झील है। वुलर झील जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई जो है 16 किलोमीटर तथा चौड़ाई जो है 9.6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में वुलर झील स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कुंचिकल जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह भारत का आधिकारिक रूप से सर्वाधिक ऊंचा झरना है। इस झरने की ऊंचाई जो है 455 मीटर है तथा यह वराही नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अलग या विषम है उसे चुनिए। तो कौन सा है? वह है सांबर झील हो जाएगा। सांबर झील जो है नमकीन पानी की झील है, जबकि डल और वुलर और बेम्बानर झील जो है मीठे पानी की झील है। अतः सांबर झील विषम हो जाएगा इसमें। अगला है, इनमें से किस झील का निर्माण या विकास दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों या क्रिस्टेशियन युग पर बड़े उल्कापिंड के गिरने के प्रभाव से हुआ है? तो कौन सा झील हो जाएगा आपका? लोनार झील। लोनार झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों से बड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ। यह महाराष्ट्र के बुढ़अड़ामा जिले के एक स्थित एक खारे पानी की झील है। अगला है, खेची ओपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह आपका है सिक्किम राज्य में है। तो खेची ओपालरी झील जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित खूबसूरत झील है, जिसे बौद्ध के साथ साथ हिंदू भी पवित्र जलाशय के रूप में मानते हैं। अगला टॉपिक आपका हिमनद। तो सियाचिन हिमनद या क्षेत्र जो है इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में हो जाएगा? तो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यह काराकोरम के 5 बड़े हिमानियों सियाचिन, वियाफो, हिसार, बल्टालो, चोलो लुंगमा में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई जो है 75 किलोमीटर। अब विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। कौन सा है? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। अगला इसमें से हिमनद ग्लेशियर बनती है। तो कहाँ से किससे बनती है? तो यह पिघलते हुए बर्फ से हिमनदी या ग्लेशियर बनती है। हिमनद ग्लेशियर जो होते बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं, जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। इन्हें हिमानी भी कहते हैं। हिम नदी और हिमनद में बस इतना फर्क होता है कि नदी में जल ढलान की ओर बहता है और हिमनद में हिम नीचे की ओर खिसकता है। हिमनद बर्फ का एक विशाल संग्रह होता है। बर्फ का क्या होता है? विशाल संग्रह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर है। इसका क्षेत्रफल 76 किलोमीटर। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां पर वर्ष 1984 से भारतीय सेना तैयार है। आगे देखते हैं अफवाह तंत्र।
अपवाह तंत्र में जो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है भारत नदी में नहीं है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग नामक हिमवाह से हुआ है। यह तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में से सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है दिबांग है, कामेक है, लोहित है, मानस है, तीस्ता है, धनसिरी है, बराक आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत से होकर बहने वाली नदी नदी निम्न में से कौन सी है? तो सूरत से होकर बहने वाली नदी जो है वह है ताप्ती। तो ताप्ती जो है मध्य प्रदेश राज्य के वेलतुर जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के जलगांव, पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिर जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग नामक हिमवाह से हुआ है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं दिबांग, कामेत है, लोहित है, मानस है, तीस्ता है, धनसिरी, बराक आदि हैं। आगे देखते हैं, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो वह कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी ताप्ती। कौन सी नदी हो जाएगी? ताप्ती। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में कहा जाता है। तो जमुना नाम से जो प्रसिद्ध नदी है भारत में से क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट चेमुयुंगडुंग हिमनद से हुआ है। मध्य हिमालय में यह नामचा बरवा 7755 मीटर के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। यह अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके प्रमुख सहायक जो नदियां हैं दिबांग और लोहित मिलती हैं और उसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। इस नदी को तिब्बत के पठार पे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी और असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला, सिंध नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। तो संगम कहाँ पे होता है? वह है लद्दाख में। तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। इस नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो कौन सा नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं हो जाएगा? वो हो जाएगा महानदी। तो झेलम, यमुना, गंगा नदियों का उद्गम स्थल जो है हिमालय है, जबकि महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ के सियोहावा छत्तीसगढ़ के निकट है। शिवनाथ, हंसदेव, मांड तथा बोरई इसके बाएं और जबकि जोंक, दूध और पैरी इसके दाएं ओर की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारन द्वीप मुख का निर्माण करती है? ज्वारन द्वीप मुख मतलब होता है एस्चुरी का निर्माण करती है। वो नदी है आपका नर्मदा। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा। इसके बाद इसमें है जो एस्चुरी जल की एक ऐसी अर्ध संलग्नक तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार समुद्र और नदियों के मिलान बिंदु को ज्वार नद मुख कहते हैं। भारत की कुछ प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा, ताप्ती, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी है। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी जो है सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी या बेसिन बनाती हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? द्रोणी की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यह एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। ये भी सही हो जाएगा। द्रोणी का ये विशेषता होता है। दूसरा है, यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है। ये भी आपका विशेषता हो जाएगा। और समतल स्थल
पर गोखुर यानी आक्सबो झील मिलती है, ये भी सही हो जाएगा। और इसके दक्षिण में सुंदरवन का डेल्टा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी के दक्षिण में सुंदरवन का डेल्टा नहीं है। इसके बाद में देख लेते हैं, तो विभिन्न दिशाओं में छोटी बड़ी धाराओं का एक जगह आकर मिल जाने से एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। मुख्य नदी से कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं और अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय में होता है, जैसे झील, समुद्र और महासागर। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल का प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं और यह नाम वहां पे पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे है, इनमें से कौन सी नदी जो है दादर और नागर हवेली में बहती है? तो दादर नगर हवेली में बहने वाली जो नदियां हैं वो है दमन नदी है, जो दादर और नागर गुजरात के सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर की तरफ बहने वाली दमन नदी दादर और नागर हवेली में बहती है। यह यहाँ की सिंचाई का मुख्य स्रोत भी है। इसकी कुल लंबाई जो है 131 किलोमीटर है। वापी और सिलवासा नगर इसी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो हो जाएगा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्नाटक के कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है तथा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाकी ये जो तीनों नदियां हैं, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती, यह अरब सागर में गिरती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो गोमती जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंग डुंग ग्लेशियर या बोखर चू हिमानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों का नाम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज एवं जास्कर आदि है। जबकि गोमती जो है, गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियाँ किस राज्यों से होकर बहती हैं? तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु की सहायक नदी है। यमुना नदी जो है, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। अगर इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र बंगाल में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा एंडीज पर्वत जो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील में नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सतलज नदी जो है भारत और पाकिस्तान में, नील नदी मिस्र और सूडान में, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा में है। जबकि एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे विस्तृत पर्वतमाला श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देश इक्वाडोर, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर तथा चिली में विस्तृत है। विश्व का शुष्कतम स्थल अरिका उत्तरी चिली में अवस्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा हो जाएगा। तो जब किसी भू आकृति प्रदेश में धरातली संरचना नीचे की संरचना से भिन्न होती है तो अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का विकास होता है। नदी कटाव करते करते काफ़ी मात्रा में गहरी हो जाती है और इसका उदाहरण जो है सोन है, चंबल है और स्वर्ण रेखा नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें तो आगे जो है आपका पहला इसमें क्वेश्चन है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? वो है अरावली पर्वत श्रृंखला से। तो लूनी नदी पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान जिले में अजमेर के निकट अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ से निकलकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौन में बहकर कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती फिर सरस्वती के बाद लूनी नदी कहा जाता है।
इस नदी के पानी में अधिकतम खारेपन के कारण इसे नमक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है राजस्थान और गुजरात राज्य है। ठीक, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो किसकी सहायक नदी है, वह महानंदा की सहायक नदी है मेची। भारत और नेपाल देशों से होकर बहने वाली मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। यह नदी नेपाल में महाभारत श्रेणी में निकलती है और बिहार राज्य के किशनगंज जिले में महानंदा से मिल जाती है। गंडक नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। गंडक नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो वह है आपका त्रिज्यीय। त्रिज्यीय जो है गुंबद निकासी, गुंबद संरचना जैसी निकासी, जल निकासी का पैटर्न प्रदर्शित करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो त्रिज्यीय पैटर्न तब विकसित होता है जब धाराएं केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाले नर्मदा, सोन और महानदी जैसी नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं और त्रिज्यीय पैटर्न के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला है, इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे बनाया गया? तो कौन सा किला हो जाएगा? वो है अखनूर का किला। तो अखनूर का किला जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इस किले का प्राचीन नाम आस्कनी है। इस किले का प्राचीन नाम जो है आस्कनी है। इस किले का निर्माण जब 1762 ईस्वी में राजा तेग सिंह ने करवाया था और 1802 में उसके बेटे आलम सिंह ने पूरा किया था। बहू का किला जो है स्थिति जो है जम्मू कश्मीर में है और नदी हो जाएगी तवी नदी के तट पर है। हरी पर्वत का किला जो है जम्मू कश्मीर में है और डल झील के तट पर स्थित है। और चिकटन किला जो है लद्दाख में है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हो जाएगी? नर्मदा नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नर्मदा सामान्यतः उच्चावच प्रतिरूप या ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। भारत की लगभग समस्त प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायद्वीपीय ढाल का अनुसरण करते हुए पश्चिम से पूर्व नदी की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय भाग की दो ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं तथा पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो वह है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली में से एक है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है। यह नदी जो है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? वह तमसा नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं होगी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमयुंगडुंग हिमालय से निकलने के पश्चात ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में सांगपो नाम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट की प्रमुख नदी है। इसके बाद नामचा बरवा के निकट मध्य हिमालय को काटते हुए यांगयाप दर्रे के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके दाएं तट से सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोच, तीस्ता और बाएं तट से दिबांग, लोहित और धनसिरी, कपिली, मेघना तथा बराक नदियां मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? वह हो जाएगी साबरमती। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से निम्न दो भागों में विभक्त किया गया। तो जो पहला है यह अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इसमें हो जाएगा साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, मांडवी, जुआरी आदि है। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं तो यह है कृष्णा है, कावेरी, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला है इसी में उल्लेखनीय है कि लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र
वाही नदी लूनी नदी का उद्गम अजमेर में स्थित नाग की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? तो उद्गम स्थल जो है अजमेर में स्थित नाग के पहाड़ियों से होता है। यह रेगिस्तान के एक भाग से होकर गुजरात राज्य के कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। आगे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह नदी है दमन गंगा। कौन सी नदी है? दमन गंगा। तो दमन गंगा नदी का उद्गम जो है सह्याद्री पर्वत के निकट अम्बेगांव नासिक जिला नामक स्थान से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र 2318 वर्ग किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गुजरात एवं केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन द्वीप से होकर प्रवाहित होती है। यह दमन के निकट अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है दमन गंगा नदी। ठीक है। अगला है आपका, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के पास ही त्र्यंबकोर यानी शिव मंदिर भी स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती हैं? तो कौन सी नदियां? वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी अगर पश्चिम की ओर बहने वाली वह नर्मदा है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा सतपुड़ा श्रेणी के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? हो जाएगी कलपोग नदी। कौन सी नदी? कलपोग नदी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है। तो कलपोग नदी उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के सैंडल पर्वत चोटी से निकलती है। कलपोग नदी पर कलपोग जल विद्युत परियोजना बनी है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो कौन सी नदियां हो जाएगी? तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य है, जो नदियां प्रयागराज में मिलती हैं। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। आगे देखते हैं, तो अगला इसमें निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? वो है मंजरा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां घाट प्रभा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, मालप्रभा आदि हैं। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। मंजरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है और ये बालघाट पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी जो है बालघाट पर्वत से निकलती है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित नदी है वो है नर्मदा। तो धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा 2021 में विश्व धरोहर के सूची में सम्मिलित किया गया है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी नदी नहीं है? तो वह है गोदावरी नदी। इसके अलावा जो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा जो उत्तर भारत में प्रभावी नदियों के रूप में जानी जाती हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु जो है आपका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील है। लंबाई जो है 3180 किलोमीटर है और समाप्त कहाँ पे होती है? तो अरब सागर में। इसी तरह से गंगा जो है इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से और लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। 2900 किलोमीटर लंबी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। गोदावरी जो है त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और 1465 किलोमीटर लंबी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर चली जाती है, समाप्त हो जाती है। उपरोक्त नदियों में गोदावरी नदी उन 3 प्रमुख
उत्तर भारतीय नदियों में से एक नहीं है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अगला, भारतीय नदी प्रणालियों की कितने प्रकार मौजूद हैं? तो कितने प्रकार मौजूद हैं वो है आपके 2 प्रकार, जिसमें देख लीजिए। तो भारतीय नदी प्रणाली की उत्पत्ति को स्रोतों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका हिमालय नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन? हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो हिमालयी अपवाह तंत्र हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह जो है प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं। हिमालय की नदियाँ 12 मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर मौसमी होती हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? तो वह हो जाएगा ऋषिकुल्य नदी। ऋषिकुल्य नदी जो है उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। यह पूर्वी घाट के दरिंगाबादी पहाड़ियों से निकलती है। आगे देखते हैं, बारी दोआब के बीच क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र? वह है ब्यास और रावी का क्षेत्र है। तो बारी दोआब जो है ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बारी दोआब जो है ब्यास और रावी नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। दोआब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। सिंधु और झेलम के मध्य सिंध सागर दोआब, झेलम और चिनाब के मध्य जेच दोआब। कौन सा दोआब? जेच दोआब जो हो जाएगा झेलम और चिनाब के बीच। चिनाब और रावी के मध्य रेचना दोआब तथा ब्यास और सतलज के मध्य विस्त दोआब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह हो जाएगा आपका महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी। मेची नदी जो है महानंदा नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई जो 80 किलोमीटर है। मेची नदी भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली नदी है। यह नेपाल के महाभारत पर्वत से निकलती है तथा बिहार के किशनगंज जिले में महानंदा में मिल जाती है। महानंदा गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कावेरी जल विवाद किन के बीच में है? तो किन के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। तो कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। कौन सी नदी है? अंतर्राज्यीय नदी है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु पुडुचेरी में इस नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। ब्रिटिश राज्य के समय से ही कावेरी जल बंटवारा विवाद विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। दोनों राज्यों के कई जिले सिंचाई के लिए कावेरी पर निर्भर है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है। किसमें है? अनुच्छेद 262 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वह है नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? ताप्ती है, तो यानी ताप्ती आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ताप्ती या तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणियों से निकलती है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है ताप्ती नदी। यह नर्मदा के समांतर भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। यह अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है पूर्णा है, गिरना है, पंझरा और अनेर है। इसके अपवाह द्रोणी का क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला है। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इनके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मीएंडर्स। क्या कहते हैं? मीएंडर्स। इसके बारे में देख लेते हैं। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे ही विसर्प कहा जाता है। क्या कहता है? विसर्प। विस्तृत बाढ़ और डेल्टा के मैदानों में नदियों के सीधे मार्ग पर नहीं बहती हैं। विसर्प एक स्थल के रूप में न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने का प्रमुख कारण जो है मंद ढाल पर बहते जल में तटों की क्षैतिज और पार्श्विक कटाव की प्रवृत्ति का होना है। तो क्या हो जाएगा? विसर्प। विसर्प को माइंडीज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो
महानंदा नदी की एक सहायक नदी है। तो किसकी एक सहायक नदी है? वह है गंगा नदी की सहायक नदी है। महानंदा नदी जो है भारत के पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। यमुना नदी जो है भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो प्रयागराज में गंगा से जाकर मिलती है। यमुना की सहायक नदियों में देखेंगे तो चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती हैं? तो पिंडर नदी किस स्थान पर मिलती है? वह होती है कर्णप्रयाग पे। तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी जो है अलकनंदा से मिलती हैं। पिंडर नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती हैं। पिंडर नदी बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। इसके बाद देख लेते हैं तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा जिसे जो अमर अलकनंदा से मिलती हैं। तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती हैं। और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं। आगे देखते हैं ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सतपुड़ा। कहाँ पे है? सतपुड़ा। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई जो है लगभग 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। इसका प्रधान सहायक नदियाँ जो है गिरना है, पंजारा है और अनेर है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? वो है इंद्रावती। इंद्रावती नदी है मध्य भारत में बहने वाली गोदावरी नदी की सहायक नदी। किसकी है सहायक नदी? तो गोदावरी की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियां जो है यमुना है, चंबल है, गोमती है, घाघरा है, बेतवा है, रामगंगा है, गंडक है, कोसी आदि है। ठीक। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व में किस नाम से? तो राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्ण रूप से राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से पूर्व लोगों को कई मील दूर से पानी पीने का लाना पड़ता था। इसका नाम 1984 में इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया गया। अगला है सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से होता है। इसका अन्य नाम जो है हिरणवाह भी है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। इसकी अनेक सहायक नदियों में रिहंद और कान्हार मुख्य हैं। आगे देखते हैं इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की कौन सी इसमें सहायक नदी नहीं है? वह है मानस नदी। मानस नदी है गंगा की सहायक नदी नहीं है। भारत के मुख्य 4 नदी प्रणालियाँ उत्तर भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी तथा प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी जैसी विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, गोमती और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। जबकि मानस नदी जो है दक्षिण भूटान और भारत में असम के बीच हिमालय तलहटी में बहने वाली एक नदी है। ठीक है। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी जो है वह है गंडक। कौन सी नदी हो जाएगी? गंडक। यमुना और गोमती नदी की सहायक नदियां हैं। तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां हो जाएंगी। आगे देखते हैं तो यमुना नदी में गंगा से मिलती है। तो कहाँ पे मिलती हैं? वो है इलाहाबाद में। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जबकि लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। और यह गंगा नदी में दाहिने ओर से आकर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर मिलती हैं। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो वह है आपका कार्बेट। कौन सा? तो कार्बेट जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। इस उद्यान से होकर रामगंगा नदी बहती है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली सूअर और स्लोथ बियर आदि निवास करते हैं। अगला झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज की सहायक नदियाँ। किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वह है सिंधु की सहायक नदियाँ। किसकी? तो सिंधु की
सिंधु की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है एवं संसार की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब प्रमुख हैं, जबकि दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में श्योक है, काबुल है, कुर्रम है और गोमल है। ठीक, आगे तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो कौन हो जाएगा? वह है गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी गोदावरी। इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसमें है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी, जो 1465 किलोमीटर है। यह नदी नासिक के त्र्यंबकम पठार से निकलती है। यह भारत के पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ गोदावरी और कृष्णा है। ये दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। यह सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोल्लूरू झील दो नदियों के डेल्टा पे स्थित है। वे नदियाँ कौन सी हैं? तो ये नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? गोदावरी और कृष्णा नदी। तो कोल्लूरू झील जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में दो नदियाँ जो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पे स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? कोल्लूरू झील। कौन सी झील? कोल्लूरू। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन दो नदियां एक समुच्चय या सेट अपने अपने समुद्र से गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियां समुद्र से गिरने से पहले विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यह सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश के मध्य विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नदी के तट पे स्थित है। किस नदी के तट पे स्थित है? तो वह है यमुना नदी के तट पे। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित बनाया गया, जो आज भी भारत की राजधानी है। आगरा और मथुरा शहर भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे कौन सा है? आगरा और मथुरा शहर भी। आगे देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो नर्मदा और ताप्ती किसकी ओर बहती हैं? तो ये हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही आदि नदियों का बहाव जो है पश्चिम की तरफ है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है महाकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। ताप्ती या तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा पहाड़ी से होता है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं तथा अरब सागर में निकास करती हैं। अगला है, इंदिरा गांधी नहर से निकलती हैं। तो किससे निकलती है? हरिकेबाद से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम जो है राजस्थान नहर है। यह नहर सतलज और ब्यास की नदियों पर बने हरिकेबाद से निकाली गई है। यह नहर राजस्थान और पंजाब को पानी की आपूर्ति करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती हैं? किसमें अरब सागर में नहीं गिरती हैं? वह नदी है आपका गंगा। नर्मदा, साबरमती, तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गंगा जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती का उद्गम जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम जो अमरकंटक अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से हुआ है। अगला देखते हैं इसमें, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलकर उत्तराखंड के हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचते हुए बंगाल में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो कौन सी नदी है? वह है सरस्वती नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथ तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। ऋग्वेद की नदी सूक्त
के एक श्लोक में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे तांड और जैमिनी ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्षिप्रा नदी में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? वह है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्षिप्रा नदी को शिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के उत्तर से निकलती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर मंदसौर जिले में चंबल नदी से मिल जाती है। यह हिंदू धर्म में वर्णित पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 साल बाद कुंभ मेला का संपन्न होता है। अगला है चंबल, बेतवा और सोन की ओर बहने वाली नदियाँ। किधर बहने वाली नदियाँ हैं? तो वह है उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा और सोन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी चंबल, बेतवा, सोन है। चंबल नदी है, यह मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यह जना पांव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। बेतवा नदी जो है यह उत्तर भारत की एक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर से निकलती है। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है और कैमूर की पहाड़ियों तक उत्तर की ओर जाती हैं तथा बिहार के पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं। अगला है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा गंगा। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत तथा बांग्लादेश में मिलाकर कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। इसका निकास जो होती है बंगाल की खाड़ी में होती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है महाकाली, कोसी, गंडक, घाघरा आदि हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो वह कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तुंगभद्रा नदी है दक्षिण भारत में बहने वाली प्रसिद्ध नदी है। यह पश्चिम घाट से निकलती है और रायपुर के निकट कृष्णा नदी में मिल जाती है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की उप नदियाँ जो तुंगभद्रा है, घाट प्रवाह है, मूसी है, भीमा आदि प्रमुख हैं। आगे देखते हैं, सावित्री नदी में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो सावित्री नदी जो है महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से निकलकर रायगढ़ होते हुए अरब सागर में मिलती है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत की दक्षिणी भाग में बहती हैं? तो कौन सी नदी हो जाएगी? वो हो जाएगी कावेरी और गोदावरी। कावेरी और गोदावरी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं। उसमें है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई जो 1387 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहते हुए बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी जो तुंगभद्रा, मूसी और भीमा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है यह पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्र्यंबकम पर्वत से हुई है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसकी सहायक नदियां जो है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा हैं। ठीक, आगे देखते हैं, झेलम, चिनाब और रावी उपनदी है किसकी? तो यह है सिंधु नदी की सहायक नदी कही है या उपनदी कही है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां विस्तृत अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती हैं। यह कटक के निकट मैदानों में प्रवेश करती हैं तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती हैं। सिंधु नदी में दाईं और पश्चिम से काबुल, कुर्रम, गोमल आदि नदियां मिलती हैं, जबकि बाईं और पूर्व से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियां सिंधु से मिलती हैं। आगे, चंबल नदी किस निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती हैं? तो चंबल नदी आपका हो जाएगा राजस्थान में भी बहती है, उत्तर प्रदेश में भी बहती है और मध्य प्रदेश, मतलब विकल्पों में से सभी में बहती है चंबल नदी आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं,
चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होती हुई इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदियां है सिप्रा है, छोटी है, काली सिंध है, बनास है, अक्कली सिंध है। ठीक है, आगे देखते हैं गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये है आपको गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है गोदावरी नदी। तो गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। यह नदी भारत के 4 राज्य महाराष्ट्र, नासिक जिले, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर की है। आगे देखते हैं कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है। तो कौन सा पक्ष इसमें नहीं है, वह है तमिलनाडु नहीं है। बाकी ये जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तीनों जो कृष्णा नदी के विवाद में हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी विवाद भी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के मध्य है। आगे देखते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है। तो किसका संगम माना जाता है, तो ये 3 नदियों का संगम माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। लोगों की मान्यता है कि सरस्वती अदृश्य रूप से होकर गंगा एवं यमुना की धाराओं के नीचे बहती है, इसलिए यहाँ के संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। आगे इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम के 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है। तो भूमिगत नदी जो है वह है सरस्वती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, सरस्वती नदी हो जाएगी। और उसके बाद है प्रणहिता नदी पेनगंगा नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कौन सी है, तो वह है वर्धा नदी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रणहिता जो है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो अपने जल निकासी बेसिन से लगभग 34% हिस्से को कवर करती है। आगे देखते हैं इसमें बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, उसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के नाम से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के पश्चात इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। यह ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, छपरा, पटना, सोनपुर, भागलपुर तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश चली जाती हैं। बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा से गंगा है और जमुना जिसे ब्रह्मपुत्रा है तथा मेघना नदी मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी जो जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं कालिंदी जो है नदी का दूसरा नाम है। किस नदी का दूसरा नाम है, तो वह है यमुना नदी का नाम कालिंदी नदी भी कहते हैं इसको। तो कालिंदी यमुना की सहायक है, कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कालिंदी। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है असत्य है आपका वो है हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा हिमालय नदियाँ सदाबहार होती हैं, ये भी सही है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, ये भी सही है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ में पानी की मात्रा कम होती है, तो ये भी सही। मतलब ये आपका सी नंबर यही गलत हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हिमालय नदियाँ बहुत बड़े गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है, अतः इसमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है तिब्बत में है। तो तिब्बत में किसका उद्गम है, वो है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है वह तिब्बत में है। तो गोदावरी जो है ये इसका उद्गम है त्र्यंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र से। अब महानदी का है सिंहावा छत्तीसगढ़ से। अब ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम है मानसरोवर से। या सोन का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। अगर अगला है जो है यारलेंग
टेंसपो, यारलैंग टेंसपो का प्रचलित नाम क्या है? तो यह किसका प्रचलित नाम है? वह ब्रह्मपुत्रा नदी का प्रचलित नाम है। तो यारलंग टेंसपो नहीं, इसको जो सांगपो भी कहते हैं। तो यह ब्रह्मपुत्रा का प्रचलित नाम है। ठीक है, तो सांगपो नदी भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। यहाँ पे टी साइलेंट है, तो यहाँ पे देखिएगा यारलैंग टेंसपो नहीं कहेंगे, यहाँ पे यारलैंग सैम्पो कहेंगे। तो क्या हो जाएगा इसको? इसे यारलैंग सैंगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंगपो कहते हैं। टी साइलेंट होता है। ब्रह्मपुत्र का प्रचलित नाम है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से हुआ है। इसकी लंबाई जो है लगभग 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो अंतर्देशीय जल निकासी के साथ नदी नहीं है? वो है आपका पेरियार। कौन सा हो जाएगा? पेरियार हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पेरियार एक अंतर्देशीय जल निकासी नदी नहीं है। यह नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 244 किलोमीटर है और यह सिर्फ केरल में बहती है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने भारत में नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो कितने प्रमुख नदियों को रूप में वर्गीकृत किया है? तो कितने? 12 नदियों को, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भारत सरकार ने भारत में 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियाँ जो है वो है कृष्णा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी। कृष्णा नदी जो है पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। घग्गर नदी पश्चिमोत्तर हिमालय प्रदेश राज्य की शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है, जबकि दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार तथा सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत यानी अमरकंटक से होता है। अगला जो है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को? तो वह नदी है आपका दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। यह नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व यह नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, अगला है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है भारत की वह है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, तथा दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्र्यंबकम पठार से हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है प्राणहिता है, इंद्रावती है, मंजिरा है। अगला है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती? वह है महानदी। महानदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो महानदी मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों सिहावा के पास से निकलती है। पहाड़ियों में सिहावा के पास से निकलती है। इस नदी को उड़ीसा का शोक तथा छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी कई धाराओं के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। उड़ीसा का संबलपुर तथा कटक महानदी के किनारे स्थित है। आगे है, इनमें से कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो महानदी। अगला है, निम्न में कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सिंधु की सहायक नदी है? वो नहीं है, वो है चंबल नदी। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है तथा इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। क्या है? चरमवाती है प्राचीन नाम किसका? चंबल का। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी है जो समुद्र प्रवाहित नहीं? सबसे लंबी नदी वह है यमुना। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई जो है 1385 किलोमीटर है। यह यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी 1312 किलोमीटर है। यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। यह एक तंग घाटी में बहती है जिसके
उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। उत्तर में कौन सा है? विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। तवा, कोनार, बरना तथा बैयार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी भारत में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण? एस्चुरी का, सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? वो है नर्मदा नदी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को? वह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति जो है पश्चिम घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से हुई है। यह पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? तो किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? यह है आपका नेपाल देश। कौन सा देश? नेपाल। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है नेपाल से होकर प्रवाहित नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में निर्मित है। सुंदरवन मैंग्रोव वृक्षों से परिपूर्ण है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? किस राज्य से? तो राजस्थान से। साबरमती नदी जो है भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम जो है राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान से बहते हुए यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात राज्य में भी प्रवाहित होती है। अंततः यह खंबात की खाड़ी में गिरते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। इस नदी के तट पर अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे प्रमुख नगर बसे हैं। अगला जो आपका टॉपिक है नदी घाट परियोजना। इसमें पहला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। यह महत्वाकांक्षा बहुउद्देशीय चंबल नदी घाटी परियोजना एवं पहला प्रमुख बांध है। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे बनाया गया। किस नदी पे? तो सतलज नदी पे। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। यह बांध जो है गोविंद सागर जलाशय बनाता है। यह बांध 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो जायकावाड़ी चरणवन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पे बनाई गई है? ये आपको गोदावरी नदी पे। तो जायकावाड़ी जल विद्युत परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकावाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध की कुल लंबाई जो है 10 किलोमीटर है। बांध के पीछे जलाशय बना है जिसे नाथ सागर जलाशय कहते हैं। यह बांध जो है 12 मेगावाट की क्षमता का विद्युत ग्रिड लगाया गया है इस बांध पर। कितना? 12 मेगावाट का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है। तो कौन करता है? वह ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। कौन? दामोदर घाटी निगम। तो दामोदर घाटी निगम जो है ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्यों में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ से हो रहे नुकसान को बचाना था। यह परियोजना अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित की गई। दामोदर घाटी निगम जो है पन बिजली और ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो चंबल नदी पर निर्मित है। इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध आदि बनाए गए हैं। चंबल नदी का उद्गम जो है विंध्याचल श्रृंखला के जाना पाओ पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? विंध्याचल श्रृंखला के जाना पाओ पहाड़ियों से होता है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाता है।
अगला है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वह है चंबल नदी पे। किस नदी पे? चंबल नदी पर। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वह है कि वो पेयजल आपूर्ति भी होती है, सिंचाई भी होती है और विद्युत उत्पादन, मतलब विकल्पों में से सभी। ठीक, तो बांध निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सिंचाई के लिए होता है, नहरें निकालना, जल विद्युत उत्पादन करना, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटक, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में नर्मदा सागर परियोजना स्थित है। इडुक्की जो है किस नदी पर बनाई गई, तो इडुक्की बांध जो है आपका पेरियार नदी पर बनाई गई है। इसमें देख लेते हैं, तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पे बनाया गया है। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री या अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे बनाई गई है। श्रीशैलम नागार्जुन बांध भी किस पे बनाई गई है, कृष्णा नदी पर ही बनाई गई है। और राजा लखमगौड़ा बांध या हिंडकल बांध जिसे कहते हैं उसको बनाया गया है घाट प्रभा नदी पे। किस नदी पे, तो घाट प्रभा नदी पे। अगला है बांधों और उसकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वह है शांति सागर। शांति सागर जो है केरल में है, यह सुमेलित नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं, तो स्टेनली जलाशय जो आपका तमिलनाडु में है, सही हो जाएगा। गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में है। और शांति सागर जो है ये कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में, न कि केरल में। और नागार्जुन जो है यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यह उस विकल्प का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है, बांध जिस नदी पर यह बनाया गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, वह पहला आपका नाथपा झाकरी बांध जो है झेलम नदी पे नहीं है। इसके अलावा जो नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी पे है, इंदिरा सागर बांध जो है ये नर्मदा नदी पे है। और टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पे है। मतलब पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं, तो नाथपा झाकरी बांध है झेलम नदी नहीं बल्कि सतलज नदी पे स्थित है। किस पे स्थित है, सतलज नदी पे। जबकि नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे और इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी एवं टेहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो दुलहस्ती जो पावर स्टेशन है वह किश्तवाड़ जिले में स्थित है। कहाँ पे, किश्तवाड़ जिले में। इसके बारे में देख लेते हैं, तो दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी के जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए 390 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ जल संचयन वाली रन ऑफ द रिवर योजना है। यह जम्मू कश्मीर और के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है दुलहस्ती परियोजना। इसके बाद देखते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाई गई है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाई गई है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पे निर्मित दुनिया का सबसे लंबा बांध है। तटबंध सहित इस बांध की कुल लंबाई जो है 25 किलोमीटर और 60.96 मीटर ऊंचा है। यह बांध 1947 में इस बांध का निर्माण शुरू हुआ और 1953 में पूर्ण हुआ। 13 जनवरी 1957 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखते हैं, भारत और ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया। तो कौन देश ने, तो वह देश हो जाएगा अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया। इसके बारे में देख लेते हैं, तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य लालंदर या सहतूत बांध बनाने के समझौते पर ज्ञापन पर 9 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते या ज्ञापन पर समझौता ज्ञापन पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए। यह बांध काबुल शहर की पेय जल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, सिंचाई और जल निकासी के लिए वर्तमान नेटवर्क को पुनर्जीवित और बिजली प्रदान करेगा। अगला है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा PSU और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, वह है दामोदर घाटी जो निगम है 1998 में नहीं बनाई गई है। इसके बारे में देख लेते हैं, तो अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1948 में संसद अधिनियम द्वारा दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई।
इसके द्वारा 7 बांधों का निर्माण किया जाना था, जिसमें 4 निम्न है, जिसमें तिलैया है, मैथान है, कोनार है, पंचेत है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा और जो ऑप्शन है आपके, जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1995 में स्थापना हुआ था। बालमारी एंड कंपनी लिमिटेड का यह 1867 में स्थापना हुआ था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया, तो वह है दामोदर नदी पे। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर 1948 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के तहत दामोदर नदी पे स्वतंत्र भारत के पहले नदी बांध का निर्माण किया गया। इस परियोजना के संचालन के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथान बांध बनाए गए हैं, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरारू में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है, तो कौन सा, वह है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जिसका निर्माण किस पे किया गया, नर्मदा नदी पे। इसमें देख लेते हैं, तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नौगाम के पास नर्मदा नदी पे स्थित है। यह परियोजना 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करती है। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, और फरक्का परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे। कोरबा परियोजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य में हंसदेव नदी पे। कोरबा परियोजना कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में हंसदेव नदी पे है। अगला जो देखते हैं दोस्तों, यह कौन सी 2 नदियों की पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ी गई हैं, तो कौन सी 2 नदियां हैं, वो हैं गोदावरी और कृष्णा। तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में नदी जोड़ो परियोजना के तहत गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया है। यह परियोजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 24 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, वह है सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसमें प्रदूषण नगण्य होता है एवं यह विद्युत उत्पादन की एक सस्ती प्रणाली है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग सिद्रापोंग में 1897 में की गई थी। इसके बाद 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के शिव समुद्रम फॉल्स के पास 4.5 मेगावाट की जल विद्युत गृह की स्थापना की गई, जो कावेरी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे बना है, ये जो है बांध है नर्मदा नदी पे बनाया गया। किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध गुजरात के नौगाम में बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। इस बांध की नींव 5 अप्रैल 1961 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में कौन सा, तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो यह है उत्तराखंड में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड में है, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। परियोजना जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो परियोजना और उसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ, जैसे कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह महाराष्ट्र सतारा में है, और शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक जोग प्रपात पर है, और चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश रावी नदी पर। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, वो टिहरी बांध जो है महाराष्ट्र, टिहरी बांध जो है आपका महाराष्ट्र में नहीं है। इसके अलावा भाखड़ा जो है यह हिमाचल प्रदेश में सही है। सरदार सरोवर जो है यह गुजरात में है, और हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो टिहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड में है। और किस नदी पे है, तो
भागीरथी नदी पे है। अब भाखड़ा जो है संबंधित राज्य हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, और सतलज नदी पे बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश से संबंधित है और नर्मदा नदी पे बनाया गया है। और हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। अगला है, उस नदी का नाम बताइए जिस पे इंदिरा सागर बांध बना है। तो नदी कौन सी हो जाएगी? तो नर्मदा हो जाएगी। ठीक है, तो इंदिरा सागर जो बांध है वह नर्मदा नदी पे बनाई गई है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध एशिया की सबसे प्रतिष्ठित जल विद्युत परियोजना है। इस बहुउद्देशीय बांध को नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया जो खंडवा के नर्मदा नगर में प्रवाहित होती है। इस बांध की आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। इस बांध की लंबाई जो है 653 मीटर तथा ऊंचाई जो है 92 मीटर है। कितना है? 92 मीटर। अगला, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का निर्माण केरल के महाराजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया। तो कौन सा बांध है? वह है बाणासुर सागर बांध। बाणासुर सागर बांध, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बाणासुर सागर बांध जो है यह संबंधित जो राज्य है यह है करमन थोडू नदी राज्य है केरल। और नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी से संबंधित है और तेलंगाना राज्य में है। कृष्णा सागर बांध जो है कावेरी हेमावती एवं लक्ष्मण तीर्थ नदी से संबंधित है और कर्नाटक पे है। और मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी से संबंधित है और तमिलनाडु राज्य पे है। अगला, राजघाट बांध नदी पर स्थित है। किस नदी पे स्थित है? तो बेतवा नदी पे स्थित है। तो राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पे स्थित है तथा इस बांध की आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 में रखी गई थी। यह बांध जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। 3 नहर इस बांध से पानी वितरित करते हैं जिसमें 2 उत्तर प्रदेश को तथा 1 मध्य प्रदेश को पानी की आपूर्ति करता है। अगला है, मलमपुंझा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो मलमपुंझा जो है यह है पालक्कड़ बांध। पालक्कड़ जगह पर स्थित है। मलमपुंझा बांध जो है यह पालक्कड़ में स्थित है। तो मलमपुंझा बांध जो है दक्षिण भारत में केरल के पलक्कड़ में स्थित है। यह मलमपुंझा नदी पर है जो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुंझा की सहायक नदी है। अगला है, उकाई बांध का निर्माण नदी पर किया गया है। तो किस नदी पे किया गया है? तो यह है ताप्ती नदी पे। ताप्ती नदी पे कौन सी बांध बनाई गई है? तो उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। यह गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1972 ईस्वी में किया गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का उदाहरण है? तो आर्क बांध का उदाहरण कौन सा है? वह है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध विश्व का तीसरा और एशिया का पहला आर्क बांध है। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। यह बांध 554 फीट लंबा है। इसमें है तिपाई मुख बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तिपाई मुख बांध जो है आपका मणिपुर में है। इसके बारे में देख लेते हैं। तिपाई मुख बांध मणिपुर राज्य में बराक नदी पर स्थित है। किस नदी पे? तो बराक नदी पे स्थित है। और इस बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और पनबिजली उत्पादन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पे और नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध गंटूर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 को रखी। इसका नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। कलेश्वर निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? तो किस सरकार द्वारा? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? तो तेलंगाना। तो कालेश्वर जो है तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी के पानी को मेडीगद्दा बैराज से लिफ्ट कराकर तेलंगाना के करीमनगर, निजामाबाद, वारंगल और मेडक जिलों को जल आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के तहत देश में पहली बार 139 मेगावाट क्षमता वाले पंपों का उपयोग किया जाएगा। अगला है, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित हुआ है? उड़ीसा राज्य में। तो रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। 25 जुलाई 2018 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़ उड़ीसा में रुकुरा मध्यम सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की लागत जो है 300 करोड़ रुपए है, जिसमें कुल 5800 हेक्टेयर
कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी। सुंदरगढ़ जिले में सूखे की समस्या से निपटने हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई है। यह परियोजना जो है ब्राह्मणी और वैतरणी बेसिन क्षेत्र में रकुरा नदी पर बनाई गई है। अगला जो है रिहंद नदी घाटी परियोजना में स्थित है। तो किस में स्थित है? वह है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। 13 जुलाई 1954 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसकी सहायक नदियां जो हैं वह है गोवरी, मोरना, मोहन आदि हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कंडालेरू बांध एक सिंचाई परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के रामपुर मंडल में कंडालेरू नदी पर बनाई गई है। अगला है पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पगलाड़िया बांध परियोजना जो है यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? असम है। तो पगलाड़िया बांध परियोजना असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई जो है 25 मीटर है। तो उसके बाद पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह है कृष्णा नदी पर बनाई गई है पूरी चिंतला जल विद्युत परियोजना। पूरी चिंतला जल विद्युत परियोजना तेलंगाना राज्य के नौगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। इसकी कल्पना पहली बार 1911 में ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल एलिस ने की थी, जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव ने की और इसे 7 दिसंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी द्वारा खोला गया। बाढ़ सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? वह है मध्य प्रदेश है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बाढ़ सागर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह बांध सोन नदी पर स्थित है। यह विंध्य क्षेत्र की बहुउद्देशीय नहर परियोजना है। यह एशिया की सबसे लंबी नहर परियोजना है। इस परियोजना की लागत जो है 3500 करोड़ रुपए है। अगला है अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पे? तो है कृष्णा नदी पे। अलमाटी बांध जो है कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। इसकी ऊंचाई जो है 524.26 फीट है। इसका निर्माण जुलाई 2005 में हुआ। इस बांध का उपयोग बिजली बनाने एवं सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वह है ग्रैंड अनीकूट या कल्लानाई बांध। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रेड अनीकूट या कल्लामनाई जो है भारत का सबसे पुराना बांध है। यह बांध कावेरी नदी पर निर्मित है। इस बांध का निर्माण चोल वंश के शासक करिकल चोर द्वारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह बांध 329 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 146.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घेरता है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो कोयना बांध का निर्माण महाराष्ट्र के सांगली जिले में कोयना नदी पर हुआ है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। यह 1960 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। अगला हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो हीराकुंड डैम जो है महानदी पर स्थापित किया गया। किस पे? महानदी पे। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाया गया है। यह उड़ीसा राज्य में संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। वर्ष 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। उसके बाद शरावती पनबिजली परियोजना में है। किस में है? तो कर्नाटक राज्य में है। शरावती जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के गरसोप्पा या जोग प्रपात पे स्थित है, जिसका नाम जो है महात्मा गांधी जल प्रपात भी है। अगला है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो वह कौन सी नदी है? तो वह कृष्णा नदी। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो तुंगभद्रा नदी जो है भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इस नदी पर बनाया गया बांध कर्नाटक में होस्पेट नामक स्थान पर है। इस बांध का निर्माण 1953 ईस्वी में हुआ था। यह बांध जो है तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा जलाशय बनाता है। अगला निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा है? तो वह हो जाएगा आपका दुर्गापुर भी है, चंद्रपुरा भी है और मैथन भी है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका विस्तार जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 के आधार पर 1948 में इसका विस्तार किया गया। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलता है। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथन तथा पंचेत बाद एवं बोकारो, दुर्गापुर, पतरातू में ताप बिजली गृहों का निर्माण किया गया। अगला है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना जो है में स्थित है। किस में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो कोसी नदी को अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए जाना जाता है। नेपाल और भारत सरकार के मध्य बाढ़ के लिए वर्ष 1954 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दोस्तों अगला टॉपिक है वह है भारत की जलवायु। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।